हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी बेसिक्स की क्लास में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जीएसटी के क्या क्या फ़ायदे हमें हुए हैं, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो आइए लिखेंगे वन बाय वन। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का एग्ज़ाम में आ सकता है, 100% आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी लिखेंगे। पहला पॉइंट, जीएसटी प्रोवाइड्स GST provides the benefits of one nation one tax। पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है दोस्तों? जीएसटी लगता है, जीएसटी। तो ये फायदा एक सबको हुआ। सेकंड पॉइंट, जीएसटी हैज रिमूव्ड a bundle of various old indirect taxes। जो पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे हमने कास्केडिंग वाले पॉइंट में पढ़ा था, उन सबको इसने हटा दिया। अब तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ जीएसटी। किस पर? वैल्यू ऑफ सप्लाई पर। ठीक है, चलिए लिखेंगे थर्ड पॉइंट, जीएसटी हैज increased ease of doing business in India। सर ये कैसे? सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? सरकार हमारा भला कैसे कर सकती है? सरकार ने किया है। आप जीएसटी नंबर लो और बिजनेस करना स्टार्ट। कोई भी और पेपर वर्क है ही नहीं, सिर्फ एक जीएसटी की एप्लीकेशन डालनी है। उसमें भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, बिजनेस का नाम, ईमेल आईडी, बिजनेस की जगह, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, अगर दुकान खुद की है तो प्रॉपर्टी के पेपर या हाउस टैक्स की पर्ची। बस आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा और आप आसानी से अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलेंगे फोर्थ पॉइंट पर। अगला फायदा क्या है? जीएसटी हैज डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन and cost of sale। कैसे? ड्यू टू आईटीसी बेनिफिट। भाई जब आपको खरीदारी पे जो आपने टैक्स पे किया वो वापस मिल जाता है, तो आप फिर अपने सामान की कॉस्ट भी कम रखते हो और सेल प्राइस भी कम रखते हो। मतलब आप ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। ठीक है, चलिए फिफ्थ फायदा जो हमारे पास अवेलेबल है, जीएसटी। वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। जीएसटी विल बूस्ट एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल जीडीपी। ठीक है, ओवरऑल जीडीपी। एक पॉइंट और मेरे मन में आ रहा है, वो लिख लो आप। जीएसटी रिमूव cascading
इफेक्ट, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव किया जीएसटी ने। एक और मेरे मन में आ रहा है, जीएसटी प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ आईटीसी। एक और लिख लो, 8 जीएसटी अनेबल्स आ गुड इमेज। भाई आपकी दुकान के ऊपर जीएसटी नंबर लिखा है तो एक व्यापारी मतलब एक कस्टमर की अच्छी इमेज जाती है, गुड इमेज ऑफ सप्लायर, ठीक है। इतने फायदे आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक दोस्तों आपका है वन नेशन वन टैक्स। चलिए, वन नेशन वन टैक्स, आइए इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 से आपको पता ही है क्या है, ये पूरे भारत में एक ही टैक्स। लिखेंगे वन नेशन वन टैक्स मीन्स, वन नेशन वन टैक्स मीन्स taxation rules under IDT यानी indirect taxes IDT do not differ from state to state। हर राज्य में जीएसटी है और रेट भी सेम है, चाहे पार्ले जी का बिस्किट राजस्थान का कोई व्यक्ति खाए या बम्बई का व्यक्ति खाए या दिल्ली का व्यक्ति खाए, उस पर जीएसटी का रेट सेम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंडिया एडॉप्टेड जीएसटी ऑन, ये तारीख याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। एडॉप्टेड ऑन 1 जुलाई 2017 को हमारे भारत में जीएसटी कानून हुआ था, ठीक है। एंड अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर का राज्य है, इन्होंने एक दिन बाद ये कानून को एडॉप्ट किया था। एडॉप्टेड जीएसटी ऑन 8 जुलाई 2017, ठीक है। चलिए लिखेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट है आपका। सो जीएसटी इज applicable through आउट द नेशन, ये पूरे भारत पर लगता है, थ्रू आउट द नेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये छोटा सा टॉपिक भी आपका खत्म होता है। क्या नाम था? वन नेशन वन टैक्स। ऑलराइट, चलिए आइए
अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया था आईजीएसटी या फिर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ठीक है, तो ये हमारे दो जीएसटी के मॉडल होते हैं। आइए एक बार इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, डुअल जीएसटी मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया था आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी ये हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। सेल दो राज्यों के बीच है, इंटर सप्लाई है तो आईजीएसटी लगता है। अगर सेम राज्य में है, राजस्थान का ही सेलर है, राजस्थान का ही बायर है, कहने का मतलब है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक ही राज्य में है तो टैक्स लगेगा आपका क्या? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, कभी कभी एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगता है अगर वो राज्य एक यूनियन टेरिटरी है, जैसे लद्दाख। ठीक है, अगर राज्य के बाहर सेल हुई है तो मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंटर स्टेट है, राज्य के बाहर है तो आईजीएसटी लगता है। ठीक है, आइए अब मैं इसको रब कर देता हूँ। इसकी बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे जब टैक्स निकालेंगे, अभी तो बस एक आप इंट्रोडक्शन पढ़ लो। फर्स्ट पॉइंट, डुअल जीएसटी मॉडल means all transactions on which GST applied, on which GST applied, which are classified into two category, क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, दो कैटेगरी है हमारे पास। आइए देखते हैं कि वो दो कैटेगरी क्या है। पहला दोस्तों आपका है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसमें क्या होता है? इंट्रा स्टेट, सेलर भी दिल्ली में, बायर भी दिल्ली में। अगर राजस्थान की बात करेंगे, सेलर भी राजस्थान में, बायर भी राजस्थान में। अगर जीएसटी कानून के अंदर मैं बात करूं, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही राज्य में। ठीक है, लिखेंगे यहां पर वेयर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों चीज, एक नहीं, सप्लायर भी और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों चीज फॉल इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब दूसरी कैटेगरी आपकी क्या है? दूसरी कैटेगरी है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई लिखेंगे वेयर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल इन डिफरेंट स्टेट। बहुत सारे एग्जांपल मैं दे चुका हूं, दोबारा नहीं दूंगा।
इन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, इंट्रा स्टेट सप्लाई attracts CGST एंड SGST या फिर SGST की जगह UTGST, तीनों कभी नहीं लगेंगे, तीनों कभी नहीं लगेंगे। ठीक है, whereas interstate supply attracts IGST। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों IGST लगेगा, IGST। ठीक है, चलिए ये टॉपिक भी आपका क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका है GST नेटवर्क। ठीक है, GST नेटवर्क। आइए GST नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे कि ये GST नेटवर्क क्या है। ये एक आपकी चैरिटेबल कंपनी है, चैरिटेबल कंपनी। इसके बारे में लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, GST नेटवर्क is a private limited company registered अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या होती है, चैरिटेबल कंपनीज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, GST नेटवर्क क्या है, आपसे कोई पूछे तो एक प्राइवेट कंपनी है जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, मतलब एक चैरिटेबल कंपनी है। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट नंबर सेकंड, इट मीन्स it is a charitable company. It is a charitable company in nature. It is a charitable company in nature and does not intend to distribute। क्योंकि एक चैरिटेबल कंपनी, आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि चैरिटेबल कंपनी अपने मेंबर को, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती। एंड डज नॉट इंटेंड टू डिस्ट्रीब्यूट, देती नहीं, क्या दे ही नहीं सकती, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, distribute profit among its members, ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3, as of now comma this company इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ये सरकारी कंपनी नहीं है अभी तक, इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज
बिकॉज गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, एक कंपनी सरकारी कंपनी कब बनती है? जब सरकार के पास 51% या उससे ज़्यादा के शेयर है उस कंपनी में। बिकॉज गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी is not 51%, is not 51%, ठीक है, 51% क्योंकि नहीं है, इसलिए सरकारी कंपनी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 4, इट्स रोल, ये जीएसटी नेटवर्क का क्या रोल है? इट्स रोल इज टू मॉनिटर, इट्स रोल इज टू मॉनिटर एंड मैनेज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। रिटर्न क्यों नहीं फाइल हो रही, आगे क्यों नहीं भर रहा फॉर्म, ये सारी बातें इनको ध्यान देनी होती है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी, एंड मैनेज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। हाँ जी, फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज टेक्नोलॉजी is the बैकबोन ऑफ जीएसटी। कहने का मतलब है जीएसटी की वेबसाइट, जीएसटी का सारा काम एक कंपनी संभालती है, जीएसटी नेटवर्क एक वो एनजीओ है और वो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के लिए काम करती है। वो आगे किससे करवाती है हमें उससे नहीं पता। जीएसटी का सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? जीएसटी नेटवर्क। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर आपका है 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? फॉलोइंग आर दी मेजर फंक्शंस, following are the major functions of जीएसटी नेटवर्क। क्या क्या मुख्य इनके रोल है, आइए एक बार देखते हैं। ABCD करके स्टार्ट करते हैं। पहला, फैसिलिटेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। भाई पोर्टल पे जितना काम होता है वो सब इनके माध्यम से होता है, तो पोर्टल पे जितनी भी एक्टिविटी आपको पता है वो आप लिख सकते हो। फैसिलिटेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलते हैं बी पर। फैसिलिटेशन ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अंडर जीएसटी, ठीक है। रिटर्न जो फाइल होती है वो इनके माध्यम से ही, इनके सारे टूल्स की मदद से ही होती है। एक बार ऊपर स्पेलिंग ठीक करेंगे, फैसिलिटेशन। चलिए आगे लिखते हैं सी, कंप्यूटेशन
कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। आपका आउटपुट टैक्स कितना बना वो भी ये खुद निकाल लेता है, जैसे ही आप सेल वैल्यू डालते हो। आपका कोई इनपुट है तो उसको माइनस भी कर देता है खुद ही, और आपके सामने नेट टैक्स लायबिलिटी लाकर रख देता है। ठीक है। डी पॉइंट, मैचिंग ऑफ टैक्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स आपका कितना बन रहा था और उसकी पेमेंट आपने कर दी या नहीं कर दी, ये बात भी चेक कर लेता है। ठीक है। ई पॉइंट, इट प्रोवाइड्स various मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। भाई आपको देखना है मेरी 2B में क्या वैल्यू है, 2A में क्या वैल्यू है, R1 देखनी है, 3B देखनी है, आपको एनुअल रिटर्न देखनी है, बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पर आप कैलकुलेट करके फेच करके देख सकते हो। वेरियस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं MIS। ठीक है। रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। हम भी देख सकते हैं, वे भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, मतलब कुछ नोटिस जो जारी होते हैं वो सिस्टम ही निकाल के देता है। देख, इसने ऐसा किया, इसने टैक्स लेट जमा कराया, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं दी, भेज साले को नोटिस। तो ये सारी बातें सिस्टम कैलकुलेट करके खुद ही बता देता है। F पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ। इट एनालाइसिस टैक्स पेयर्स profile. It analyzes taxpayer profile for various decision making, to be done बाय गवर्नमेंट। ठीक है। आपने जीएसटी नंबर ले रखा है घर पे, आपने जीएसटी में बिजनेस दिखा रखा है मैन्युफैक्चरिंग। घर पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो भाई? ये सारे डिसीजंस भी सरकार लेती है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट प्रोवाइड्स facility of matching ITC। आपके पास जो परचेज के बिल है वो आपके पोर्टल पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी बातें भी आपको जीएसटी नेटवर्क बताता है। देखते वेबसाइट पर हो आप, बट उस वेबसाइट का मेंटेनेंस जीएसटी नेटवर्क के पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका है जीएसटी काउंसिल। हाँ जी, जीएसटी काउंसिल ये क्या होती है? आइए, एक टीम होती है एक तरह से, आइए पढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल is a
इज अ रिकमेंडेशन कमिटी, ये अपने सुझाव देती है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। रिकमेंडेशन कमिटी established by सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा ही इस टीम का, इस कमिटी का निर्माण किया गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेजर रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, major role of GST Council is to recommend various rules and regulations regarding GST system, GST systems to central government। ठीक है। मेजर रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल इज टू रिकमेंड, इसका सबसे मतलब अधिकतम रोल क्या है कि बस ये सुझाव देता है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। ठीक है। अब इसकी बात सरकार को माननी है नहीं माननी, वो सरकार का अपना फैसला है। ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, इनके पास शक्ति है, इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भगा देगी, मुझे नहीं सुनना तेरा, मुझे तेरी बातें नहीं माननी, तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जीएसटी काउंसिल इज headed by यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई बता कौन हेड है, तू जीएसटी पढ़ता है ना, बता जीएसटी काउंसिल का कौन हेड है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी का हेड है। फिफ्थ पॉइंट, जीएसटी काउंसिल मेंबर, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, जीएसटी काउंसिल मेंबर विल ऑल्सो अपॉइंट a vice chairman among themselves। ये अपने लिए एक वाइस चेयरमैन को भी बना सकते हैं। ठीक है। अपने लिए बनाना है तो ये बना सकते हैं। ठीक है। चलिए 6th पॉइंट लिखते हैं। 6th पॉइंट क्या कहता है? फाइनेंस मिनिस्टर और
रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट shall be member of GST council. Shall be member of GST council. फाइनेंस मिनिस्टर या फिर हर एक राज्य का रेवेन्यू मिनिस्टर भी काउंसिल मेंबर बन सकता है जीएसटी काउंसिल का। ऑलराइट, चलिए पॉइंट नंबर 7, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ GST council is to create harmony among सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, लिखेंगे all decisions of GST council are taken at the meeting by 3/4 majority। मतलब अगर 4 लोग काउंसिल में हैं तो 3 लोगों का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। ठीक है, मतलब 75% वोट के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। यहाँ पे लिख लो 75%। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 9। आइए पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, आइए लिखेंगे पॉइंट नंबर 9 के बारे में। वेटेज ऑफ वोट of central government is 1/3। ठीक है, 1/3 alone, 1/3 alone, 1/3 alone and weightage of vote of all the state government taken together is 2/3। कहने का क्या मतलब है, एक जीएसटी काउंसिल में उत्तर प्रदेश का भी मेंबर है, राजस्थान का भी है, ठीक है, बिहार का भी है, तो उन सब के वोट को क्लब करके देखा जाएगा 2/3 हो रहा है कि नहीं, और केंद्र सरकार का अपना अलग वोट गिना जाएगा। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 कहता है कोरम, आपने इसको कंपनी एक्ट में भी पढ़ा है, कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल
इज 50%, मतलब कम से कम आधे लोग होने ही चाहिए, तभी हम मानेंगे कि भाई वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, वरना हम कह देंगे कोई मीटिंग नहीं हुई। ठीक है, चलिए 11th पॉइंट, इफ देयर इज एन vacancy in the GST council, if there is an vacancy in the GST council or there is an procedural effect, प्रोसेस में कोई डिफेक्ट हो गया जो पूरी प्रोसेस फॉलो होती है, और देयर इज अ प्रोसीड्यूरल डिफेक्ट इन द सिस्टम, लिखते रहे, हार मत माने, इन द सिस्टम adopted by GST council, देन तो फिर क्या होगा, देन डिसीजन टेकन बाय GST council shall be final and cannot be challenged। क्या मतलब है, चलती हुई मीटिंग में कोई नाराज होके चला गया या चलती हुई मीटिंग में कोई सिस्टम में डिफेक्ट हो गया, तो उस कारण जो भी फैसला जीएसटी काउंसिल का आएगा वही फाइनल फैसला होगा, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 12th पॉइंट पर। 12th पॉइंट क्या कहता है, जीएसटी काउंसिल ऑल्सो वर्क्स एज आर्बिट्रेटर, जो समझौता कराते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेटर फॉर एनी dispute between central government and state government, या फिर और बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दो राज्य लड़ पड़े या फिर केंद्र और आपका राज्य लड़ पड़ा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लड़ने लगी, तो इन दोनों में आर्बिट्रेशन भी हमारा जीएसटी काउंसिल कराता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्लियर है। तो इसी के साथ ये जीएसटी काउंसिल का टॉपिक भी आपका खत्म होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन
सर्विस एंड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, जीएसपी एंड एएसपी। आइए देखते हैं इसमें क्या बातें हैं। लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, एएसपी आर आईटी कंपनीज। ASP are IT companies which develop software to file GST returns, and facilitate GST payments। ASP का क्या काम है? ऐसा सॉफ्टवेयर ये बनाते हैं जिससे हमारे दो मुख्य काम हो जाते हैं, GST रिटर्न फाइल हो जाती है और GST की पेमेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखेंगे इसमें सेकंड पॉइंट, GSP क्या होता है? GSP आर कंपनीज providing intermediary services to taxpayer and to professionals, जैसे आप लोग, and to professionals so that they can do all GST work on their portals instead of GST website, फुल स्टॉप। क्या मतलब है कहने का? GSP ऐसी कंपनीज होती है जिनके क्लियर टैक्स, कंप्यूटेक्स, टैली, ये सब क्या है? ये एक इंटरमीडिएरी सॉफ्टवेयर है जो क्या करते हैं? टैक्स पेयर और प्रोफेशनल की मदद करते हैं। ये वेबसाइट पे नहीं जाते GST की, ये क्लियर टैक्स में जाएंगे, अपना डाटा इंपोर्ट करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे और GST रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये जो आपके अदर सॉफ्टवेयर मार्केट में घूम रहे हैं, इनको बोलते हैं GSP। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर और लास्ट टॉपिक पर आज की क्लास का। वो है आपका लिस्ट ऑफ टैक्सेस विच मर्ज्ड, जिनका मर्जर हो गया, जो खत्म हो गए, इनटू GST के आने की वजह से और GST में जो एक तरह से मिल गए। ठीक है, पहला यहां पे आता है सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस, कौन कौन से आपके खत्म हुए। ठीक है, इसमें जो आपके खत्म हुए वन बाय वन उनको लिखते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अब ये और नहीं है, ही इज नो मोर।
दूसरा एक्साइज ड्यूटी लेवाइड बाय एक्साइज ड्यूटी लेवाइड ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट, अलग कानून था ये पहले, एक एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955, ठीक है। अगला सर्विस टैक्स, इसको भी खत्म कर दिया। अगला, अगर किसी रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स लग रहा है, आजकल लोग बदमाशी करते हैं, बोलते हैं तो जो वेटर सर्विस दे रहे हैं ना वो है ये, तो मत देना किसी को भी सिवाय जीएसटी के। अगला काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ऑन इंपोर्ट, पहले ये इंपोर्ट पे लगती थी, अब इसको भी खत्म कर दिया, ठीक है। आगे स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, ये भी एक अलग से लगती थी, उसको भी हटा दिया। ठीक है। अगला सेंट्रल सरचार्ज पहले लगता था, उसको भी हटा दिया, ठीक है। अगला सेंट्रल सेस लगता था, उसको भी हटा दिया। ये सारे थे सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स जो हट गए। अब देखते हैं स्टेट वाले कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हट गए। स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। पहला स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स, वैट हट गया। ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था जी पहले, वो भी हट गया। ये भी हट गया। पहले लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, देखा कितने मल्टीपल टैक्स थे, हट गया। तो भाजपा ने काम तो अच्छा किया है ना। अब कुछ लोग नहीं मानते, नहीं भाजपा अच्छी नहीं है, हम तो मानते हैं जी अच्छी है। एंट्री टैक्स हट गया, ठीक है, एंट्री टैक्स हट गया। नेक्स्ट परचेज टैक्स हट गया, ठीक है। नेक्स्ट लग्जरी टैक्स हट गया, ठीक है, लग्जरी टैक्स हट गया। नेक्स्ट बैटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स हट गया, ठीक है, हट गया। नेक्स्ट स्टेट सरचार्ज हट गए, ठीक है। और लास्ट स्टेट सेस, स्टेट सेस हट गया। ठीक है दोस्तों, ये सारे टैक्सेस आपके हट गए, ठीक है। किसकी वजह से दोस्तों? आपके जीएसटी की वजह से ये सारे टैक्सेस हट गए। तो देखा कैसे कास्केडिंग इम्पैक्ट खत्म हो गया जीएसटी के आने से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास में यहीं रुकते हैं। बहुत सारी बातें हमने पढ़ी, बेसिक पढ़ा, अलग अलग टॉपिक पढ़े,
जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क, एडवांटेज, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब आपको इनको एक बार रिवाइज करना है। मैं मिलूँगा आपसे अगली क्लास में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।